ओम ज्ञानञ्जनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत से चर्चा कर रहे थे। मेरे ख्याल से बहुत लंबा समय हो गया है, तो आई थिंक चैप्टर दूसरा अध्याय चालू कर चुके थे। प्रभुपाद जी का कॉलेज कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ था। इसमें हाँ, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रभुपाद जी एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे अपना गहन अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। और हम लोग लास्ट टाइम ये भी श्रवण किए थे कि प्रभुपाद जी जब 6 वर्ष के थे तो उनके पिताजी उनको श्री श्री राधा गोविंद देव जी का विग्रह ला के देते हैं। और प्रैक्टिकली पूरा दिन वो राधा गोविंद देव जी के साथ ही रहते थे प्रभुपाद जी। सुबह जैसे पिताजी को देखा करते थे, पिताजी कैसे उठाते हैं, कैसे जो है फिर भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद जी भी अपनी बहन के साथ मिल करके 6 वर्ष की आयु से ही वो किया करते थे, नकल करके। और फिर दिन भर ऐसे ही अलग अलग समय आरती करना ये सब करते थे। और इस तरह से धीरे धीरे जो है बड़े होते गए, विग्रह सेवा चलता गया। हाँ, लेकिन जब कॉलेज में पहुंच गए तो कॉलेज के शेड्यूल में इतने बिजी हो गए कि प्रैक्टिकली जो है उनके विग्रहों का सेवा छूट गया। नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे असाइनमेंट्स ये सब होने। तो 1 साल तक प्रभुपाद जी नहीं कर पाए। तो क्या किए कि राधा गोविंद देव जी को बॉक्स में पैक कर दिया। बोले एक बार कॉलेज से फ्री होने के बाद फिर इसको करूंगा वापस से। तो भगवान उनके स्वप्न में आते हैं, बोलते हैं कि आप मेरा सेवा क्यों बंद कर दिए, आप मुझे बाहर निकालो, मेरा सेवा करो। तो प्रभुपाद जी को बहुत गिल्ट फील हुआ, बहुत अंदर से बेकार लगा कि मैं भगवान को मैंने सेवा छोड़ दिया। तो फिर अगले 2-3 साल जो भी कॉलेज में थे, प्रभुपाद जी राधा गोविंद देव जी को बाहर निकाल के और मैनेज करते थे किसी भी प्रकार से भगवान का सेवा भी और साथ में अपना अध्ययन भी। तो ये होता है भगवान का रेसिप्रोकेशन। बहुत सिंसियर एग्जॉल्टेड डिवोटी होते हैं, तो अगर किसी कारणवश भगवान का अगर सेवा नहीं भी कर पाते हैं तो भगवान उनको जबरदस्ती सेवा कराते हैं। बोलते हैं क्यों छोड़ दिया मेरे को। जैसे माधवेंद्र पुरी के सपने में आके भगवान बोले कि मैं कितने लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं इधर बहुत मेरे को गर्मी लग रही है। अच्छा हुआ, ठीक है, देर ही सही लेकिन आ तो गए, कम से कम जल्दी मुझे निकालो बाहर और मेरा सेवा चालू करो। 2 साल तक सेवा कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी बोले फिर भी आपकी सेवा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे शरीर का ताप नष्ट नहीं हो रहा है। आप मेरे लिए जाओ, मलाई चंदन लेके आओ। भगवान भेज दिए। हाँ, ये भी नहीं सोचे वृद्ध व्यक्ति कहाँ जाएगा, कहाँ से मलाई चंदन मिलेगा। हाँ, भगवान टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में सफल हो गए। वास्तव में टेस्ट माधवेंद्रपुरी के लिए टेस्ट नहीं था वो। वास्तव में माधवेंद्रपुरी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान ये सब किया कि फिर हम जानते हैं कैसे कैसे फिर चंदन लेके आए।
प्रभुपाद जी भी उसी प्रकार से भगवान स्वप्न में आके बोले तो वो सेवा चालू कर दी। तो आगे आज का हम श्रवण कर रहे हैं। गौर मोहन watched his son with concern. He saw Abhay not as one of the hundreds of millions of instruments meant to change India's political destiny, but as his pet son. His first concern was for Abhay's welfare. While world events moved across the stage of history, Gaur Mohan concentrated on his son's future, as he hoped it would be and as he had always prayed it would be. He was planning for Abhay to become a pure Vaishnava devotee of Radharani. He had taught Abhay to worship Krishna and be pure in character and had arranged for his education. Now, Gaur Mohan thought of getting him married. So, हालांकि ये इंग्लिश कॉलेज में एडमिशन करा है, पढ़ा हुआ है गौर मोहन दे उनके पिताजी, लेकिन वो हमेशा बहुत क्लियर थे। उनका जो ऑब्जेक्टिव था, किसी भी प्रकार से अपने पुत्र अभय को वो भौतिकतावाद में लिप्त नहीं होना देना चाहते थे। उनका बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि ये अच्छे से कॉलेज एजुकेशन करके और फिर बहुत अच्छा जॉब करेगा, खूब पैसा कमाएगा। ना तो ये विचारधारा थी और ना ये विचारधारा थी उस समय। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे थे स्वराज के लिए। हालांकि प्रोपत जी जो है ज्वाइन भी किए थे गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है, उसमें प्रोपत जी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट भी थे। लेकिन उनके पिताजी कभी ये भी नहीं चाहते थे कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाए और भारत को स्वराज दिलाए, इसमें मदद करे। वो बस इतना चाहते थे कि ये उनका पुत्र जो है फाइनेंशियली स्टेब्लिश हो जाए और ताकि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाए, स्पेशली श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भक्त बनते हुए देखना चाहते थे। ये उनका एकमात्र उद्देश्य था कि उन्होंने उनको एक अच्छा एजुकेशन प्रदान किया ताकि विवाह करके वो फिर अपने फैमिली को प्रॉपर तरीके से संभाल सकें और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो अब उनका विचार आया कि अब उनका विवाह कर देना चाहिए। गौर मोहन डे के पास, उनके पिताजी के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उस वक्त। आ, 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 कि कोई ऐसा साधु हो, गुरु हो जिसके आश्रम में भेज दें जहाँ पे ब्रह्मचारी सन्यासी बन करके वो कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाए। ऐसा ऑप्शन होता तो वो उस डायरेक्शन में भी इनकरेज कर देते। लेकिन उस वक्त की स्थिति में उन्होंने ऐसा कोई साधु या गुरु देखा नहीं। हालांकि जो भी सो कॉल्ड साधु दिखते थे उनका सबका सेवा करते थे बड़े प्रेम से वो, लेकिन वो किसी के हवाले अपने पुत्र को सौंपना नहीं चाहते थे, क्योंकि सबके आचरण जो है उन्होंने देखा कि ये सही आचरण नहीं है, शुद्ध भक्ति मार्ग में मेरे पुत्र को नहीं ले जा सकते। इसलिए उन्होंने खुद ही ट्रेनिंग दिया अपने स्तर पे और चाहते थे कि वो गृहस्थ बन करके अपना फैमिली फैमिली का पालन पोषण करे और अच्छे से भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। हाँ। और प्रभुपाद जी को भी केवल इसी कारणवश विवाह करना पड़ गया था, क्योंकि जब भक्ति सिद्धांत महाराज जी से पहली बार मिले तब उन्होंने ये विचार किया था कि अगर विवाह के पूर्व में मिला होता तो मैं इनको ज्वाइन कर लेता फुल टाइम। बट उस वक्त ऑलरेडी प्रभुपाद जी का उम्र 26 वर्ष था और प्रभुपाद जी के दो संतान भी हो चुके थे, तो इसलिए इमीडिएटली वो चाहते हुए भी फुल टाइम डेडिकेट नहीं कर पाए। So according to Vedic system, a marriage should be carefully arranged by the parents, and it should take place before the girl reaches puberty. God Mohan had gotten his first daughter married in her ninth year, his second daughter at 12 years, and his third daughter at 11. And when his second daughter was going on 12, Rajini had said, I shall go to the river and commit suicide if you don't get her married at once. The Vedic system, there was no courtship, nor was the couple allowed to live together during the first year of their marriage. The young girl would begin serving her husband by cooking for him at her parents' house and coming before him to serve him his meal or by taking part in some other formal exchange. Then, as the boy and girl grew to physical maturity, they would become so lovable to one another that they would be inseparable. The girl would naturally remain faithful to her husband since she would have no association with any other boy as she grew to puberty. वैदिक सिस्टम के अनुसार जो परफेक्ट सिस्टम है, आज के समय में कोई कुछ भी बोले, लेकिन जिनको विज्ञान नहीं मालूम है वैदिक संस्कृति का, वही बस मूर्खतावश ये सब बोल सकते हैं कि बाल विवाह कराया जाता था। लेकिन परफेक्ट सिस्टम था। जैसे ही पेरेंट्स देखते थे
कि उनकी पुत्री जो है पुबर्टी को प्राप्त कर रही है, जस्ट टच कर रही है, तो इमीडिएटली उसका विवाह जो है करा दिया जाता। 9 वर्ष, 9, 10, 11 साल की उम्र में प्रभुपाद जी खुद अब एक लेक्चर में बताते हैं ये घटना, इसके बारे में, कि उनकी जब दूसरी जो बहन हुई, पहली बहन का विवाह तो जब 9 वर्ष की थी तो कर हो गया था। दूसरी बहन जब 12 वर्ष तक पहुंच गई फिर भी विवाह के लिए योग्य पुत्र, योग्य जो है वर नहीं मिल रहा था। तो प्रभुपाद जी की माँ प्रभुपाद जी के पिताजी को धमकी देती कि अगर इमीडिएटली इसका विवाह नहीं कराया तो मैं जाकर के नदी में कूद के सुसाइड कर दूंगी। इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम, सोचिए 12 वर्ष। आज के समय में अगर देखे तो 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30-30 साल तक विवाह नहीं कराते लोग, विच इज वेरी बैड। बिल्कुल सही नहीं। इसका दुष्परिणाम हम समाज में देख सकते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसका क्या दुष्परिणाम हुआ है। वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसका अवहेलना करने का परिणाम पूरे समाज को आज के समय भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक साइकोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। और विवाह हो जाता था लेकिन एक साथ नहीं रह सकते थे 1 साल तक। 1 साल तक जो पत्नी होती थी वो अपने मायके में रहती थी और टाइम टू टाइम आती थी, अपने पति के लिए कुकिंग करती थी, सेवा करती थी, और अन्य जो फंक्शंस होते थे उसमें सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिलता था। तो उसके दिमाग में हमेशा ये फिक्स रहता था कि ये मेरे पति हैं, उनका सेवा करके बहुत फेथफुल हो जाते थे। फिर जब साथ में आते थे तो कभी ऐसी परिस्थिति नहीं होती थी कि एक दूसरे से अलग हो जाए। तो ये इस प्रकार से प्रॉपर ट्रेनिंग होता था। तो प्रभुपाद जी का भी विवाह इस प्रकार से कर दिया गया। मतलब ढूंढ रहे हैं पेरेंट्स उनके जैसे। तो गौर मोहन had many friends in Calcutta with eligible young daughters, and for a long time he had been considering a suitable wife for a man. एक और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये है कि विवाह के लिए लड़का या लड़की पेरेंट्स चूज करते थे। कभी भी लड़के और लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता था कि आप चूज करो। आज के समय का जो अरेंज मैरिज है वो भी जो है परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आज के समय में अरेंज मैरिज भी पेरेंट्स चूज तो करते हैं लेकिन उसके बाद फिर लड़का या लड़की के पास भेज देते हैं, बोलते हैं आप बात करके देखो जमता है कि नहीं जमता है। तो क्या जमाएंगे वो लोग। हाँ, दूध का दही थोड़ी ना जमाना है, एक रात में जम जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब इसको भले कोई अदरवाइज ले जो भी ले, बट या आप चाहे तो भागवत में प्रभुपाद जी इसके विषय में तात्पर्य में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखते हैं। तीसरा स्कंद भागवत में 21वां अध्याय, श्लोक संख्या 15, आप लोग शायद नोट डाउन कर लीजिए और उसका तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। करदम मुनि भगवान विष्णु जब सामने आए तो उनसे प्रार्थना कर रहे थे जब, तो अपने पत्नी की मांग की, विवाह के लिए उचित कन्या की मांग कर। तो उसमें उस प्रसंग में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि जब जो पेरेंट्स होते हैं या जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स या काउंसलर या स्पिरिचुअल मास्टर गुरु, वो जब चूज करते हैं तो केवल बाहरी सुंदरता या बाहरी आकर्षण, इन टर्म्स ऑफ मनी, नेम, फेम और ब्यूटी, बस इसको कंसिडर नहीं करते, इसको बस नहीं देखते। वो देखते हैं कि ये जो मैच है कितना मतलब टिक सकेगा, पूरा लाइफ लॉन्ग मैच कपल जो है टिकना चाहिए। और इसके लिए वो लोग कुंडली भी मैच करते थे और दोनों के स्वभाव के बारे में परीक्षण करते थे, पूछते थे, जानते थे, और इस बेसिस पे फिर विवाह करते थे। लेकिन अगर केवल लड़का लड़की को अलाउ करेंगे तो बस एक्सटर्नल चीजों को देख करके डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, वो सोचेगा कि हाँ ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये पढ़ी लिखी है, ये बहुत सुंदर है, या इसके पास बहुत पैसा है, इसका बहुत नेम फेम है, तो चलो ये बहुत अच्छा परफेक्ट है। ये सब तो एक्सटर्नल है ना, बाहरी है ना। अंदर का स्वभाव तो नहीं पता रहता है। तो स्वभाव मैच नहीं करेगा तो एक्सटर्नल चीज है, बाहरी कितनी भी चीजें अच्छी होंगी, उचित होंगी, लगेगा कि हाँ बहुत पैसा है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो फिर वो तो मिसमैच ही हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश आज पेरेंट्स भी यही चीजें देखते हैं।
हाँ, स्वभाव से उनको कोई लेना देना नहीं खास। वो बस ये देखते हैं कि कितना पैसा कमा रहा है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई भी माँ बाप हैं अपनी बेटी का विवाह कराना चाहते हैं तो लड़का में क्या देखेंगे कि कितना पैसा कमा रहा है। सबसे पहला चीज ये देखते हैं। फिर उसका उसका खुद का घर है कि नहीं, खुद का गाड़ी है कि नहीं, ये देखते हैं। बल्कि ये जो चीज है ये सबसे लास्ट होनी चाहिए। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है, वो धर्म के प्रति उसका इंक्लिनेशन कितना है, वो अपने गुरुजनों का या बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है, तो वो गुस्सा तो नहीं करता। ऐसे ये सारी चीजें मैच करते देखते थे, ये सब चीजें। तो गौर मोहन डे वैदिक टाइम पे तो इस प्रकार से वो चूज करना चालू कर दिया। So after careful consultation, he finally chose Radha Rani Datta, the daughter of Suvarnavani family associated with the Maliks. Radha Rani was 11 years old. After the meeting between her father and Gaur Mohan, both families agreed upon the marriage. तो फाइनली ये सब देखने के बाद एक लड़की उनको नजर में आई जिनका नाम था राधा रानी दत्ता। उनके पिताजी से बात करके फाइनली एग्री हो गए कि हाँ विवाह संपन्न किया जा सकता है। उस वक्त राधा रानी का उम्र 11 वर्ष। अब प्रभुपाद जी कॉलेज में थे तो उम्र तो हम पता नहीं, पिछले सेशन में शायद आया होगा, मे बी 16 17 18 18 ईयर्स ऐसा कुछ रहा होगा। तो एग्री कर गए। Although Abhay was a third year college student with no income, it was not uncommon for a student to marry, and he would have no immediate financial responsibilities. Abhay didn't appreciate his father's choice of a wife. He had thought of marrying another girl, but in deference to his father, he put aside his reluctance. For the time being, he was living with his family and she with hers, so his marital responsibilities of supporting a family would not be immediate. First, he had to finish college. तो अभय प्रभुपाद जी जब थर्ड ईयर कॉलेज कर रहे थे उसी वक्त उनका विवाह कर दिया गया। प्रभुपाद जी जिस लड़की के साथ विवाह किया गया राधा रानी नाम, तो वो उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी पिता के जो है चॉइस के खिलाफ नहीं गए प्रभुपाद जी। बोले ठीक है, अगर पिताजी चाहते हैं तो कर ले। इनफैक्ट आगे आएगा, जब विवाह होने के पश्चात भी प्रभुपाद जी अपनी वाइफ को पसंद नहीं करते। तो पिताजी के पास गए, बोले कि मे बी आई शुड गेट सेकेंड वाइफ, तो मुझे एक दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। उस वक्त अलाउड था। हाँ, हाँ, एक से ज्यादा विवाह करना। तो बोले कि मैं आई डोंट लाइक माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ को पसंद नहीं करती। तो प्रभुपाद जी के पिताजी बहुत इम्पोर्टेंट चीज। सो प्रभुपाद जी के पिताजी बोले दैट इट्स गुड दैट यू डोंट लाइक योर वाइफ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते हो। दैट विल बी गुड फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रेस। आपके आध्यात्मिक जीवन और प्रकृति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बड़ा आसान हो जाएगा विरक्त होना, विरक्त लेना। फ्यूचर में अगर संन्यास लेना है तो बड़ी आसानी से आप ले पाओ। क्योंकि अगर पत्नी से आसक्त हो जाओगे तो फिर आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हस्बैंड वाइफ के लिए, लड़का लड़की के लिए, कि अगर लड़का जो हस्बैंड है बनने वाला है, वो अपनी वाइफ से डिटैच होना चाहिए। देन इट इज गुड फॉर बोथ, दोनों के लिए अच्छा है। और पत्नी के लिए इम्पोर्टेंट है कि सी शुड बी अटैच टू हर। आजकल उल्टा हो रहा है समाज में, पति पत्नी से आसक्त हो रहा है और पत्नी विरक्त हो गई है। तो ये पूरा जो है फैमिली लाइफ को कोलैप्स कर दिया, सिस्टम खत्म हो गया है। पत्नी अगर पति से आसक्त होगी तो वो घर गृहस्थी को अच्छे से मेंटेन करके रखेगी और बच्चों को अच्छे से पालन पोषण कर सकेगी और अच्छे से प्रेम पूर्वक सेवा कर पाएगी। इस प्रकार से शी कैन बी अ वेरी नाइस असिस्टेंट। वो बहुत अच्छा एक सहयोग सहायक बन पाएगी अपने पति के लिए जो कि विरक्त है पत्नी से, जो कि गुरु और कृष्ण से आसक्त है। और इस प्रकार से ऐसा पति अपने पत्नी और बच्चों का गुरु बन करके, क्योंकि उनसे विरक्त है, लेकिन उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेकर के उनको आध्यात्मिक प्रगति करा सकता है। तो कितना परफेक्ट सिस्टम है वैदिक सिस्टम। अगर इस प्रकार का फैमिली लाइफ है, ऐसा गृहस्थ कोई है, सो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं।
वो कभी जो है भवबंधन में नहीं फंसेगा। हाँ, वो ब्रह्मचारी सन्यासी की तरह ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बड़ी तीव्रता से कर सकता है। इफ अ हस्बैंड who is not attached to his wife, and if the wife is attached to husband completely, it is perfect combination. So Prabhupada जी के साथ यही था। Prabhupada जी he was not attached to his wife. So although Abhay was a third year student, विवाह कर दिया गया, लेकिन अभी जॉब नहीं है। 1 साल और कॉलेज कंप्लीट करेंगे फिर जॉब लगेगा। फिर भी कोई समस्या नहीं। हाँ, विवाह करके फिर भी सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो सकता है। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में जब तक लड़के के पास जॉब नहीं है, विवाह अगर कर लिया तो फिर हो गया खत्म। फैमिली कैसे मेंटेन करेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये है रिजल्ट ऑफ सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आधुनिक समाज बोलते हैं ना, बहुत इकोनॉमिक डेवलप हो गया है। आंटी, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये नतीजा है। हाँ, इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है कि एक कपल, गृहस्थ कपल, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा अगर साथ में है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत हेडेक है। उसके पास एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जब तक नहीं है तो विवाह करने के लिए योग्य नहीं। और पहले के समय में ऐसा नहीं था। So first he had to finish his college. His fourth year completed. During his fourth year at his Scottish churches, Abhay began to feel reluctant about accepting his degree. As a sympathizer to the nationalist cause, he preferred national schools and self-governed government over the British institutions. But he could see that as yet no such alternatives existed. Gandhi, however, was calling on Indian students to forsake their studies. The foreign-run schools, he said, instilled a slave mentality. They made one no more than a puppet in the hands of the British. Still, a college degree was the basis of life's career. Abhay weighed the choices carefully. तो जब चौथे फोर्थ ईयर में थे प्रभुपाद जी, तो उस वक्त उसी समय गांधी जी का ये मूवमेंट बड़े जोरों शोरों से चल रहा था, असहयोग आंदोलन। और वो सारे जितने भी इंडियन थे, सब कुछ बहिष्कार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो यंग स्टूडेंट्स उनसे उनकी डिग्री बहिष्कार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी का ऑलरेडी विवाह हो चुका था, और कॉलेज की डिग्री लेने के पश्चात प्रभुपाद जी को जॉब लेना था, ताकि फैमिली अच्छे से मेंटेन करके रख सके। तो प्रभुपाद जी को विचार कर रहे थे इस पे कि क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए या नहीं त्यागना चाहिए। गांधी जी से प्रेरित होकर के फाइनली प्रभुपाद जी त्याग देते हैं। हालांकि कॉलेज कंप्लीट किए, लेकिन डिग्री एक्सेप्ट उनकी। सो लेकिन अभय के पिताजी ये सब नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका गोल क्लियर था। हाँ, वो शुद्ध भक्त हैं। तो वो जानते थे कि पॉलिटिकल चीजें आती जाती रहे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अभय को वो चाहते थे कि अभय कंप्लीट करके डिग्री लेकर के जॉब ले और फैमिली मेंटेन करे और कृष्ण की शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, ये चाहते। लेकिन प्रभुपाद जी का जो है डिसीजन चेंज हो गया। The God Mohan didn't want Abhay to do something he would later regret. वो नहीं चाहते थे कि अभय कुछ भी ऐसा करे जिसके कारण बाद में उसको पश्चाताप हो। He had always tried to plan the best for his son, but Abhay was 23। 23 हो गए, यानी 22 में विवाह हुआ। तो फोर्थ ईयर कंप्लीट करते करते 23 हो गए, and would have to make his decision for himself. Mohan thought of the future. The horoscope said his son would be a great religious preacher at age 17. But Mohan did not expect to live to see it. Still, he had every reason to accept the horoscope as accurate, and he wanted to prepare for it. He tried to plan things accordingly, but there was no way to guess what Krishna would do. Everything depended on Krishna, and Krishna was above nationalism, above planning and laws of astrology, and above the desires of a modest cloth merchant aspiring to make his son a pure devotee of Srimati Radharani and a preacher of Srimad Bhagavatam. Although God Mohan had always allowed Abhay to do what he wanted, he had also carefully guided him always on the path he knew was best. Now, without interfering, the vice decision about college, government set about to arrange good employment for him, regardless of what else might happen. So गौर मोहन, हालांकि एस्ट्रोलॉजिकल जब जन्म हुआ था तो कुंडली चेक कर रहे थे, तो उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पता था कि 70 साल की उम्र में ये भागवत का बहुत महान प्रचारक बनेगा।
लेकिन तब तक तो वो वेट नहीं कर सकते थे। हाँ, तब तक तो जीवित नहीं रहेंगे। तो अपने पिता के नाते, हाँ, अपने पुत्र को भक्ति मार्ग में अच्छे से उत्तम तरीके से प्रगति कराने के लिए जो भी जरूरत था, गौर मोहन उनके पिताजी वो सब प्लानिंग कर रहे थे। फिर बाकी कृष्ण का क्या प्लान है, हाँ, वो कृष्ण जाने। बट अपनी तरफ से पूरा कर्तव्य पालन कर रहे थे। और गौर मोहन, उनके पिताजी का स्वभाव बहुत ही सौम्य था। मतलब कभी भी वो अपने पुत्र को डांटते भी नहीं। कभी जब प्रभुपाद जी बचपन में बहुत शरारत करते थे, तो उनके पिताजी को जब डांटना होता था तो पहले बोलते थे, बेटा देखो, तुम्हारे सुधार के लिए मैं तुम्हें डांटने वाला हूं। ऐसे बोल के डांटते थे, इसलिए आप बुरा मत मान। मैं तो आपको सुधार करना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे 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 बन जाओ। इसलिए मैं आपको थोड़ा डांट रहा हूँ, फिर डांटते थे। हाँ। और कभी भी अभय के डिसीजन के विरोध में नहीं जाते थे। अभय जो चाहते थे वो उनको अलाउ करते थे। तो अभी यहाँ पे अभय चाहते हैं कि कॉलेज की डिग्री ना लें, तो हालांकि उनके पिताजी का ऐसा इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अलाउ किए, ठीक है आपकी जैसी इच्छा आप करो। और अब उनके पिताजी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट होना चालू कर दिए कि यदि इसका विवाह हो चुका है तो ये इसके लिए एक जॉब होना चाहिए। सी 1920 अभय completed his fourth year of college। 1920 में अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिए and took the B exam। Afterwards, with the ordeal of final examinations behind him, he took a short vacation. To fulfill a long cherished desire, he traveled alone a day's journey by train to Jagannath Puri। 1920 में अपना कॉलेज बीए के एग्जाम सब कुछ कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा प्रभुपाद जी क्या लिए, छुट्टी लिए, वैकेशन लिए। और बचपन से जो तीव्र इच्छा थी हृदय में जगन्नाथपुरी जाने की, मथुरा और पुरी का ट्रेन हमेशा देखते रहते थे और पैसे देखते रहते थे और कलेक्शन करना चालू कर दिए थे बचपन से। मुझे जो है जगन्नाथपुरी जाना है, वृंदावन जाना है। तो वृंदावन का प्लान तो अभी नहीं किए, दूर है, लेकिन जगन्नाथपुरी का कर ली। तो जैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ, जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। तो इनकी पत्नी को जब पता चला, राधा रानी को, कि वो जगन्नाथपुरी चले गए, तो बहुत डर गए, रोने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये आगे चल के संन्यास लेंगे। तो उनको डर लगा कि अब ये चले गए हैं तो वापस ना आए शायद। रोने लग गए। ये सब उनको समझाया कि नहीं नहीं, टेंशन मत लो, वो संन्यास 70 साल की उम्र में लेना है, तभी वापस आएगा। बस थोड़ा जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा, तो अकेले ही गए ट्रेन से जगन्नाथपुरी। तो शिला प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं अपने शब्दों में इस प्रकार से, एवरी डे ऑफ माई बॉयहुड आई यूज टू थिंक। हर समय अपने बचपन में मैं सोचा करता था, हाउ टू गो टू जगन्नाथपुरी एंड हाउ टू गो टू वृंदावन। कैसे जगन्नाथपुरी जाऊं मैं, कैसे वृंदावन जाऊं। At that time, the fare was for Vrindavan 4 or 5 rupees, and similarly for Jagannath Puri. So I was thinking, when shall I go? I took the first opportunity to go to Jagannath Puri। तो उस समय 4-5 रुपए किराया था जगन्नाथपुरी और वृंदावन। आज के समय 400-500 रुपए में भी नहीं जा पाएंगे। तो सोचते थे कैसे जाऊं मैं, कैसे जाऊं। फिर फाइनली कॉलेज कंप्लीट करके पहला अपॉर्चुनिटी मिल गया जगन्नाथपुरी जाने। यस। अब जगन्नाथपुरी जा करके पापा जी का क्या अनुभव था, एक्सपीरियंस था, तो नेक्स्ट एकादशी चर्चा करेंगे। पापा जी जैसा, पापा जी बहुत शौक रह जाते हैं जगन्नाथपुरी जब जाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस जो जैसा वो सोचे थे वैसा उनको मिला नहीं। हाँ, बहुत अप्रिशिएट किए थे जगन्नाथपुरी। तो निश्चित रूप में जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथपुरी धाम को बहुत ही अप्रिशिएट किए। बट कुछ चीजें वहां पे जाकर के प्रभुपाद जी को बड़ी शॉकिंग लगी। तो क्या शॉपिंग लगी, नेक्स्ट टाइम चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। यस। तो जैसा आपने बताया कि जो वैदिक सिस्टम था उसमें बाल विवाह को सपोर्ट किया जाता था। 8 से 9 वर्ष की उम्र में शादी कर देते थे। तो सपोज कीजिए कि आप वैदिक सिस्टम में हैं और उसमें 9 वर्ष के हैं आप,
और आपकी जब शादी आप फिक्स मुझे हो गई। जब आप मुझे सपोज करने को बोल रहे हैं ना वैदिक सिस्टम में, तो यानी पूरा वैदिक संस्कृति होना चाहिए, यानी पूरा वर्ण व्यवस्था एज इट इज, तब हम बात कर सकते हैं। आज के समय में ये नहीं किया जा सकता है। वैदिक संस्कृति मतलब प्रॉपर ब्राह्मण, प्रॉपर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों कैटेगरी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ये सब कैटेगरी। ये सब नहीं है, फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं था, टेक्नोलॉजी फैक्ट्री नहीं, गुरुकुल प्रॉपर विलेज, खेती, किसानी और गो पालन, ये सब पूरा सिस्टम है। वहां पे ये सब किया जा सकता है। ठीक है, आज के समय में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर जो कोई 9 वर्ष की उम्र में उसकी शादी फिक्स हो जाती तो ब्रह्मचारी कैसे बनते थे? जैसे कि नहीं, अगर ब्रह्मचारी, हाँ समझ गया समझ गया मैं। तो जो बॉय होता था, लड़का होता था, उसका विवाह जो है 14, 15, 16, 17 साल इसमें होता था। लड़की के लिए जैसे ही 9, 10 उम्र होती थी तो उसका विवाह किया जाता था। जैसे प्रभुपाद जी का यहाँ पे देखिए ना, प्रभुपाद जी का उम्र 22 साल, और उनकी पत्नी का उम्र 9 वर्ष। तो लड़के का उम्र हमेशा 8, 10, 12 साल ज्यादा रहता था। तो लड़कों को क्या करते थे कि वो 5 वर्ष की उम्र में गुरुकुल भेज देते थे ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के लिए। और जो ब्राह्मण के लड़के होते थे वो 20, 22 वर्ष तक भी रहते थे। क्षत्रिय के 15, 16 वर्ष तक रहते थे। वैश्य के 4, 5 साल रह करके आ जाते। तो इस तरह से रहता था। तो ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग हो जाता था, फिर वो गृहस्थ के लिए आते थे। और उसमें से कुछ लोग, स्पेशली ब्राह्मण के जो पुत्र होते थे, तो वो लोग उनको जम जाता था कि हाँ यहीं पे रहकर शास्त्र अध्ययन करने का, साधन करने का, और यहीं से भगवान के धाम जाने का। तो वो लोग वापस नहीं आते थे, वो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी रह करके संन्यास ले लेते थे। लेकिन कुछ लोग वापस आकर के फिर गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करते थे। तो ऐसे जो गृहस्थ आश्रम आते भी थे तो उनको कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि वो आदर्श गृहस्थ आश्रम का जीवन व्यतीत करते थे। और फिर आगे चल के वानप्रस्थ संन्यास लेकर के वही डेस्टिनेशन प्राप्त करते थे। आज के समय में सिस्टम पूरा होच पोच हो गया है, इसलिए बहुत जो है डिफिकल्ट है आइडियल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाना। इसलिए बेस्ट प्रभुपाद जी बोले, इफ यू आर अनमैरिड, इफ यू कैन रिमेन लाइफ लॉन्ग अनमैरिड, दैट इज बेस्ट। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, अच्छा समझाया। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी ने बताया, आपने बताया कि 9 साल में शादी हो जाती थी, तो हमारे हमारे जो पिताजी हैं उनकी तो और पहले हो गई थी, 4, 5 साल में ही हो गई थी। हाँ तो वो भी एक है, लेकिन उसमें कैसा रहता है कि विवाह वो फिक्स कर दिया जाता है कि आगे चल के इनके साथ विवाह, तो उसको बोलते हैं मैरिज। विवाह के पहले फिक्स कर देना कि ये लड़का और ये लड़की, लेकिन साथ में नहीं रहते। तो जब जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, फिजिकली ग्रोन अप नहीं हो जाते, तब तक साथ में नहीं रहते, लेकिन डिसाइड कर लेते। ठीक है। हरे कृष्णा।